हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपना कॉम्पोजिशन लेवी का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। कॉम्पोजिशन लेवी जो आईडीटी में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है। रियल लाइफ में भी हमें इसके बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं एंड यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, पूरा का पूरा कंसेप्ट इसका समझेंगे, सेक्शन वाइज, रूल वाइज और एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है और इस एक पर्टिकुलर वीडियो में हमारा पूरा का पूरा कंपोजिशन लेवी का जो कॉन्सेप्ट है वो डन हो जाएगा। ओके, तो है क्या, पहले ये समझते हैं। मैं किस तरीके से कंटेंट इसमें करा रहा हूं, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। एक आपकी सेक्शन की लिस्ट है, वो सेक्शन की लिस्ट आप टॉपिक कवर करने के बाद ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और टॉपिक को कवर करने के बाद हर स्पेसिफिक सेक्शन में क्या क्या चीज है वो फिल कर सकते हैं विद द रूल्स। ओके, इसकी हेल्प क्या मिलती है? हेल्प मिलती है जब एग्जाम में हम अपनी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं तो सेक्शन मेंशन करके, उसका कंटेंट मेंशन करके मार्क्स मिलने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये सेक्शन इंटरप्रिटेशन का टेबल आ गया। इसके अलावा सर्विसेज गुड्स के लिए हमारी कंपोजिशन स्कीम क्या है, इनके क्या सेक्शन है, हमारी कंपोजिशन स्कीम की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और इसके फर्दर रूल्स क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिकली जो नॉर्मल चीजें लिखा रहा हूं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के साथ साथ प्रॉपरली समझ लीजिएगा। अगर ये चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ये प्रोसेस, ये चीज आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा कंपोजिशन स्कीम समझ आ जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम है क्या? नॉर्मली हम जानते हैं, मैं जीरो से आपको बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में। ये हम जानते हैं कि नॉर्मली होता क्या है कि सर, हमारा एक पर्टिकुलर बायर है। ओके, वो बायर सामान खरीदने के लिए सप्लायर के पास जाता है या सेलर के पास जाता है। हमारे आईडीटी यानी कि जीएसटी के रूल के हिसाब से इसको रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है कि भाई ये जो है अपना सामान बेच रहा है, जो सेलर है उसने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, इसने इसको सामान दिया। सामान देने के बाद यहां पर बायर जो है अपना अमाउंट पे कर देता है। उस पे में प्राइस प्लस जीएसटी, ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं। प्राइस सेलर अपने पास रख लेता है और जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ओके, ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस है एक टैक्सेशन सिस्टम का, और इसे नॉर्मल चार्ज भी कहा जाता है। नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल चार्ज भी कहा जाता है कि भाई जीएसटी का ये प्रोसेस रहेगा। ओके, इसी का रिवर्स होता है एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो एक अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में देखेंगे। पर प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि जैसा कि हमने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि जीएसटी के अंदर जो हमारे लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, भाई इस पर्टिकुलर सेलर को, इसकी सिंपल सी एक किराना की दुकान है, अब इसको ऑब्वियसली मंथली बेसिस पर अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है, मंथली बेसिस पर अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करके चलने हैं, पूरा साल कंप्लीट होने पर इन्हें अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है। तो ये सारे के सारे काम हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर उन्हें एक स्पेसिफिक जो आपका एक्सपर्टीज होता है उसको हायर करना पड़ता है, चाहे वो सीए हो, सीएम मेज हो, सीएस हो। ओके, और एक छोटे सेलर के लिए ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है कि यार हमारा छोटा मोटा काम है, अपने आसपास हम सामान बेचते हैं, महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमा लेते हैं भैया, और उसके बाद फिर अब एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर करो, सारी चीजें मेंटेन करो, हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम है। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला, उन्होंने अपनी एक स्कीम सेक्शन 10 के तहत कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन लेवी सिस्टम जो है वो लागू करा। और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है ये हम अपने छोटे ट्रेडर्स या कह लीजिए स्मॉल टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो ऊपर सिस्टम था कि भाई अपना प्राइस कलेक्ट करो, जीएसटी भी कलेक्ट करो, हमें जमा करो, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन करो, इन सब से इन टैक्स पेयर को छुट्टी दे दी गई। कैसे छुट्टी मिली, आइए ध्यान दीजिए और इस चीज को लिखिएगा। जब मैं कॉम्पोजिशन लेवी की बात कर रहा हूं तो कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला, नोट करिएगा, स्मॉल टैक्स पेयर्स सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विद इन द स्टेट
विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स बेसिकली जो विद इन द स्टेट, अपनी ही स्टेट में, भाई दिल्ली का है तो दिल्ली में, राजस्थान का है तो विद इन द राजस्थान, मध्य प्रदेश का है तो विद इन द मध्य प्रदेश, अपने सामान को बेच रहा है, ओके, और वो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, तो उनके लिए हमने कॉम्पोजिशन स्कीम बना दी है। स्मॉल टैक्स पेयर को क्या करना है, उनको यहां पर ऊपर ये हर पर्टिकुलर बायर से जिनको भी सामान बेचा है टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, जो प्राइस है या आपकी जो टोटल टर्नओवर है कि पूरे महीने के दौरान, पूरे साल भर के दौरान, एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान आपने, हालांकि इनकी क्वार्टरली जमा होती है तो क्वार्टरली कहना ही बेटर रहेगा, कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आपने टोटल जितनी सेल करी है उसका एक मामूली सा परसेंटेज, 1%, 5%, वो हमें दे दीजिए। दैट्स इट। हम ये समझेंगे कि आपने जीएसटी जमा करा दिया, आपने जीएसटी, आपका ऑब्लिगेशन पूरा हो गया। ओके, तो इनके लिए झंझट खत्म हो गया, यहां से यहां से इनसे खरीदना, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को जमा कराना, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब रखना, आप फ्री हो जाओ। ओके, तो ये स्मॉल टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट ने एक तोहफा दे दिया सेक्शन 10 के रूप में। अब सर सवाल ये उठता है कि ये स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन है। ध्यान दीजिए, ये स्मॉल टैक्स पेयर्स वो लोग हैं जो पहली बात तो अपना सामान विद इन द स्टेट बेच रहे हैं। इसको लेकर काफी डिस्कशन होगी, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल मैनर में कवर करना है। स्मॉल टैक्स पेयर जो विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपना सामान बेच रहे हैं और इनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, जो एग्रीगेट सेल है, वो इनकी सिर्फ 1.5 करोड़ तक है। ठीक है, जो वर्ड बेसिकली लिखा हुआ है लॉ में वो 150 लाख है, तो मतलब एक ही बात हो गई, आपकी 1.5 करोड़ बेसिकली यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर सप्लायर आपका 1.5 करोड़ तक की एग्रीगेट टर्नओवर रखता है पूरे साल भर में, उसको स्मॉल टैक्स पेयर कहा जाएगा। वो सामान विद इन द स्टेट बेचता है तो गवर्नमेंट उसके लिए एक ऑप्शन, एक दरवाजा खोल देती है कि भाई सीधी सी बात है, आप कॉम्पोजिशन लेवी का जो फायदा है वो उठा सकते हो। ओके, अब इस 1.5 करोड़ रुपए को लेकर कुछ प्रोविजन है, वो प्रोविजन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं पर ये लिमिट चेंज भी हो जाती है, अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, डन, समझ आ गया। अब उससे पहले, मैं चैप्टर पर जाने से पहले दोस्तों आपको 2 वर्ड समझा देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अगर ये 2 वर्ड आपको समझ आ गए, आपको पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन लेवी और इवन बाकी अदर चैप्टर, रजिस्ट्रेशन हो गया, आईटीसी हो गया, वहां पर भी इसको काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ओके, 2 वर्ड जो हमें डिस्कस करने हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये दोनों समझ आ गए, आपको कॉम्पोजिशन लेवी समझ आ गया। यहां पर एक वर्ड है आपका एग्रीगेट टर्नओवर, बराबर, और दूसरा है टर्नओवर, दूसरा है आपका टर्नओवर ऑफ द स्टेट, टर्नओवर ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय यूनियन टेरिटरी। डिवाइडेड बाय मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दोनों का डिफरेंस समझिएगा। देखिए, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए दिल्ली में अपना सामान बेचते हैं। ओके, दिल्ली में अपना सामान बेचते हैं, दिल्ली में अपना सामान बेचते हैं और इनकी 40 लाख रुपए की टोटल सेल होती है, टोटल सामान जो बेचते हैं 40 लाख। ओके, सो इन दैट केस 40 लाख इज एग्रीगेट टर्नओवर 80 एंड टर्नओवर ऑफ द स्टेट। दिल्ली में उनका ऑफिस है, दिल्ली में ही उन्होंने अपना सामान, जो शॉप वगैरह वो खोली हुई है, दिल्ली में सामान बेच रहे हैं, 40 लाख का सामान बेचा है, तो 40 लाख रुपए जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर मानी जाएगी, किसकी, हमारे मिस्टर ए की। एंड यस, ऑब्वियसली वही उनकी टर्नओवर ऑफ द स्टेट है, दिल्ली में बेचा है। अब मान लीजिए मिस्टर ए राजस्थान में भी अपना सामान बेचते हैं और वहां पर भी उनका एक ऑफिस है। ओके, यहां पर ऑब्वियसली जो उनकी सेल है वो मान लीजिए 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है। ओके दोस्तों, इन दैट केस, इस सिचुएशन में जो हमारे मिस्टर ए हैं, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर तो हो जाएगी 90 लाख, लेकिन टर्नओवर ऑफ द स्टेट 1 40 लाख, टर्नओवर ऑफ द स्टेट 2 उनकी रहेगी 50 लाख। ये मीनिंग समझ लीजिएगा। देखिए, आप एक स्मॉल
टैक्स पेयर है, मतलब आपका बिजनेस वो 1.5 करोड़ की लिमिट के अंदर है। ओके, आप क्या करते हो, आप दिल्ली में हो, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, आपने दिल्ली में दुकान खोली और आपने अपना बिजनेस दिल्ली में ही रखा और आपने यहां पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। क्लियर जी, समझ आ गया? हाँ जी सर, ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपने। और हाँ, इस वाले शॉप से आप दिल्ली में ही जो ये जीएसटी नंबर है ये दिल्ली का रजिस्टर्ड है और आप इस जीएसटी बिल के दायरे में रहते हुए दिल्ली में ही अपना सामान बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर भी आपने क्या करा, कुछ दिन बाद जो है जयपुर में अपना एक ऑफिस खोल लिया या शॉप खोल ली, आपने वहां पर भी अपना जीएसटी नंबर जो है वो ले लिया, जीएसटीएन ले लिया। ठीक है जी, जीएसटी नंबर ले लिया। ओके, अब यहां पर राजस्थान में जो आपने रजिस्ट्रेशन लगाया है, जयपुर में जो आपने अपनी शॉप खोली है, वहां पर आप 50 लाख रुपए का सामान बेच रहे हो और विद इन द राजस्थान ही बेच रहे हो। इन दैट केस आपकी जो टोटल टोटल सेल है, टोटल टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो 90 लाख रुपए काउंट होगी। लेकिन आपके जीएसटी नंबर दिल्ली वाला वो 40 लाख की सेल बता रहा है, 50 लाख बता रहा है राजस्थान वाला। तो जब आपके टैक्स के भरने की बारी आएगी, टैक्स को भरने की बारी आएगी, तो आप 40 लाख पे टैक्स जो है दिल्ली में भरोगे और जो 50 लाख है उस पे राजस्थान में भरोगे। ये चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि टर्नओवर ऑफ स्टेट क्या होता है और एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। जब मैं किसी की लिमिट देख रहा हूं कि भाई इस इंसान को आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम की जो बेनिफिट है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, उसके लिए एलिजिबल है क्या, उस केस में देखा जाता है एग्रीगेट टर्नओवर कि इसने टोटल सामान कितना बेचा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या जुड़ता है उस पर अभी हम आएंगे। ओके, लेकिन जब आपके टैक्स भरने की बारी आती है तो टैक्स टर्नओवर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बेसिस पर भरा जाता है। इनकी टोटल 50 लाख, सॉरी माफ कीजिएगा, 90 लाख रुपए की एग्रीगेट टर्नओवर है, 1.5 करोड़ से कम है, ये चाहे तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अगर एक कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो ऑब्वियसली 40 दिल्ली में जाएगी, 50 राजस्थान में जाएगी और अपनी अपनी स्टेट्स को ये टैक्स जो है वो देंगे। बराबर ये चीज समझ आ गई? हाँ जी सर। एंड यस, इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि सर मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है, एक राजस्थान में है, एक एमपी में है। ओके, यहां के लिए भी अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बराबर, यहां पर मैंने सेल करी मान लीजिए कितने की, 40 लाख की, एक और कर दी, उस केस में भी, और ये सारा सामान आप जिस स्टेट का नंबर ले रहे हो उसी स्टेट में बेच रहे हो। सो यू आर एलिजिबल, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पहली चीज, ओके, मीनिंग क्लियर हो गई, टर्नओवर ऑफ द स्टेट एंड टर्नओवर ऑफ द एंड वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, आप सारी स्टेट्स में आप अपना जो है जीएसटी नंबर ले सकते हो, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ले सकते हो, अगर आपने सामान विद इन द स्टेट ही बेचा है। बराबर समझ आ गया? हाँ जी सर। अगली चीज इसमें एक और क्लियर कर लीजिएगा, मैंने जैसे एग्जांपल लिया दिल्ली का और इन्होंने इसका जीएसटी नंबर जो है वो ले लिया, इन्होंने सेल कितनी करी थी यहां पे, 40 लाख रुपए, दिल्ली में ही बेच रहे हैं, दिल्ली में ही बेच रहे हैं। इन्होंने दूसरा राजस्थान वाला लिया, जयपुर में ऑफिस खोला हुआ है, यहां का जीएसटी नंबर लिया। ओके, यहां पे 30 लाख रुपए की इन्होंने सेल करी थी, 30 थी 50 थी, वट एवर जो भी, 50 लाख थी इन्होंने सेल करी थी, टर्नओवर करी थी। इसमें से 50 लाख में से 5 लाख इन्होंने 5 लाख इन्होंने मध्य प्रदेश में बेच दिए। ओके, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया इंटर स्टेट। हमने क्या बोला था, विद इन द स्टेट, हमने क्या बोला था, विद इन द स्टेट, बराबर है, ये इंटर स्टेट हो गया। मतलब सर इस कंडीशन पे अब इसको कॉम्पोजिशन लेवी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेल होगा, इसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो ये भाई साहब मिस्टर ए क्या कह रहे हैं कि जी एक काम करिए, जो राजस्थान वाला नंबर है, जीएसटी नंबर है, उस पर नॉर्मल स्कीम लगा दो, उस पर नॉर्मल स्कीम लगा दो, बराबर। और जो दिल्ली वाला है वो तो मैं विद इन द स्टेट ही बेच रहा हूं, इस पे कॉम्पोजिशन लेवी रहने दो। गवर्नमेंट कहती है जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहां पर आप राजस्थान के नंबर पर बेच रहे हो, यहां पर आप दिल्ली के नंबर पर बेच रहे हो, ये टर्नओवर ऑफ स्टेट है, ये टर्नओवर ऑफ स्टेट है। हमें टर्नओवर ऑफ स्टेट को पहले नंबर पर रखना ही नहीं है। हम सबसे पहले, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप होता है एग्रीगेट टर्नओवर देखने का।
एग्रीगेट टर्नओवर दोनों की जोड़ी जाएगी 90 लाख रुपए, बराबर, क्योंकि पेन वाइज होती है, पेन नंबर तो सेम होगा ना, तो पेन वाइज सारे के सारे पेन की सेल जुड़ेंगी, वो 90 लाख आ गई। 90 लाख लिमिट में है, लेकिन इसमें से आपने 5 लाख की इंटरस्टेट कर दी, इसमें से 5 लाख की आपने इंटरस्टेट कर दी, कैंसिल। दोनों जगह नॉर्मल स्कीम ही लगेगी आपकी। आप एक जगह कंपोजिशन रखो, एक जगह नॉर्मल रखो, दैट प्रोविजन इज नॉट फीजिबल, बिकॉज आपका जो जीएसटी नेटवर्क है, जो लॉगिन है, उस पर आप जाओगे, लॉगिन करोगे, अपना जीएसटी नंबर डालोगे, पैन नंबर डालोगे, एक पैन नंबर पे 2 स्कीम कैसे शो हो जाएंगी? तो सीधी सी बात है, अगर एक जगह कैंसिल हो गई तो हर जगह कैंसिल हो जाएगी, बराबर। तो आई थिंक आपको यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ द स्टेट का मीनिंग पता है, किन किन लोगों को हम यहां पर ये कॉम्पोजिशन स्कीम दे सकते हैं, उसका नाम हमने रखा सर स्मॉल टैक्स पेयर। और स्मॉल टैक्स पेयर ओवरऑल 1.5 करोड़ रुपए की इनकी टर्नओवर की लिमिट होती है, ठीक है, ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वापस अपने नोट्स पर। आई थॉट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, वन बाय वन हम अपना कंटेंट जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन की टेबल आप जल्दी से कवर करेंगे, जब टॉपिक को फिनिश कर लेंगे तो उसको फिल कर लीजिएगा। अब ठीक है सर, स्मॉल टैक्स पेयर 1.5 करोड़ से कम वाले, हाँ जी। स्मॉल टैक्स पेयर कौन कौन से सारे आएंगे क्या इसके अंदर? नहीं, गवर्नमेंट ने जो स्मॉल टैक्स पेयर की जो आपकी लिमिट है और जो बेनिफिट है वो हर किसी को नहीं दिया, सेलेक्टेड कैटेगरी है, सेलेक्टेड कैटेगरीज हैं, सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, ओके। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि आगे डेफिनेशन है, लेकिन ये चीज अगर आपको पहले ही मालूम हो जाएगी तो मीनिंग क्लियर हो जाएगी। अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूं तो एग्रीगेट टर्नओवर को कैसे निकाला जाएगा? सर सिंपल है ना, जितनी भी टर्नओवर ऑफ स्टेट है, जैसे आपने जोड़ा 40 प्लस 50 कर दिया, फिर 40 कर दिया, हर स्टेट में उसकी जो भी सेल्स हुई है, हर स्टेट में जो भी उसकी सप्लाईज हुई है, सप्लाईज हमारा बेटर वर्ड है, उनको जोड़ देंगे, उनको हम जोड़ देंगे, ओके। लेकिन इसको और अच्छे इलेबोरेटेड वेज में अगर देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आप किसी पैन नंबर के लिए निकाल रहे हैं, किसी पर्सन के लिए निकाल रहे हैं, तो उसने जितनी भी अपनी टैक्सेबल सप्लाईज करी हैं वो, इसके अलावा उसने जो भी, दूसरा नंबर लिख दीजिए, इवन उसने एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करी है, उसने एक्सपोर्ट्स भी करे हैं, और अगर उसने इंटर ब्रांच ट्रांसफर भी करे हैं, वो भी जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। ये 4 चीजें मेन याद रखिएगा एग्रीगेट टर्नओवर को निकालते टाइम। इसकी डेफिनेशन आगे प्रॉपरली है नोट्स में, लेकिन मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि अभी एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट आएगा, वो अक्सर हमारी नजरों से हट जाता है, चूक जाता है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हैं। आइए फटाफट से दोस्तों अब मूव करते हैं हमारे नोट्स की तरफ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में वही बता दिया गया कि भाई जो हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम है वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, जिनकी टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है। लिमिट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और ये जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपए अभी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये जो स्कीम है बेसिकली ऑप्शनल है। अगर किसी इंसान की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है विद इन द स्टेट, और वो कह रहा है कि नहीं मैं नॉर्मल स्कीम से ही, वो आईटीसी वाला पूरा बेनिफिट लेने वाला, उसके हिसाब से ही अपना टैक्स भरना पसंद करूंगा, तो भर ले, कोई जबरदस्ती नहीं है ये। अगर आप चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मेरा एक बिजनेस और है अपने फ्रेंड के साथ, हमने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, ठीक है भाई। टर्नओवर हमारी विद इन द स्टेट रहती है, दिल्ली है, और उसका एक स्पेसिफिक सीधा सीधा परसेंटेज निकाल के हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। आईटीसी कहां से कितना आया, उसका रिफंड लेना, रिफंड इन द सेंस उसका क्रेडिट लेना, इन सब झंझटों में हम नहीं पड़ते, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्कीम क्या सभी के लिए है? नहीं, सभी के लिए नहीं है, ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है। वो सिलेक्टेड लोग कौन है? वो है जो सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं, जो सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हैं, बराबर। इसमें मैन्युफैक्चरर आ गए, ट्रेडर आ गए, ये दो नाम आएंगे, बराबर। इन शॉर्ट कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, और सर्विस के लिए रेस्टोरेंट सर्विसेज है। बाकी सर्विसेज को कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया, बराबर। तो जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है वो गुड्स की एक्सप्लेनेशन देता है, इनके लिए प्रोविजन, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2
रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में बता देता है कि भाई हाँ, इनको कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत टैक्स भरने की आजादी है। अब प्रॉब्लम ये हुई, जब स्टार्टिंग में कॉम्पोजिशन स्कीम आई, 2017 से जीएसटी लागू हुआ और पता चला कि भाई ऐसी कोई स्कीम है, विद इन द स्टेट सामान बेच रहे हो तो आप बच जाओगे। अब जो छोटी मोटी सर्विसेज वाले, भैया कोई बाल काटने वाला है, ठीक है, वो भी तो सर्विसेज ही दे रहा है, ठीक है, कोई मसाज करने वाला है, कोई घर घर जाकर वो बाथरूम वगैरह की सफाई करते हैं, क्लीनिंग वगैरह, अर्बन क्लैप वगैरह पे भी आपने देखा होगा, बट अर्बन क्लैप एक कॉमर्स ऑपरेटर हो गया नॉर्मली, भाई बुलाया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फोन करके भाई आजा जरा यार, वो बिजली का बिल बल्ब जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसका ठीक कर दो। ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाले ही तो हैं। अब एक बाल काटने वाला, ठीक है, उसकी एक छोटी सी शॉप है, वो साल भर में 40-50 हजार, 40-50 लाख के बाल काट देता है, ठीक है, इतने सारे कस्टमर उसके पास आते हैं, तो उसकी समस्या हो गई कि यार ये भी तो छोटे ही ट्रेडर थे, इनको सर्विसेज, ये कॉम्पोजिशन स्कीम 1% टैक्स भर दो की सेवा दे दी। अब हम छोटे मोटे नाई हैं, 40 लाख मान लीजिए हमने बाल काटे पूरे साल भर में, तो 40 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, चलो 48 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 48 लाख रुपए मैंने यहाँ पे ले लिए, मेरी सेल आ गई पूरे साल की, इसको मैं डिवाइडेड बाय 12 करूं तो 4 लाख की सेल महीने की। मेरा बिजली का बिल वगैरह भी जाएगा, जो थोड़ी सैलरी वगैरह मेरे को बाल काटने वालों को देनी होगी वगैरह वगैरह, अगर मैं अपना ग्रॉस मार्जिन इस पे 30% भी लगा दूं, ठीक है, टैक्स से पहले 30% भी लगा दूं, तो 1,20,000 रुपए मैं साल के कमा रहा हूं। और 1,20,000 रुपए मैं साल के कमा रहा हूं, साल के कह रहा हूं, सॉरी, महीने के कमा रहा हूं, और फिर मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो स्मॉल टैक्स पेयर। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है इनकी भी, तो फिर क्या करा, कुछ समय बाद बाकी सर्विसेज को भी ऐड कर लिया गया। पहले सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज को ही ऐड करा गया था कॉम्पोजिशन स्कीम में, कुछ समय बाद सेक्शन 10 में 2A सब सेक्शन जो है वो आपका ऐड कर दिया गया, 2A, और बोला ठीक है भाई, रेस्टोरेंट के अलावा जो है बाकी सारे लोग, उनको भी जरा इसमें ऐड कर लो, उनको भी बेनिफिट दे दो, लेकिन हाँ, बाल काटोगे तो विद इन द स्टेट ही काटना, ठीक है, आप रहने वाले दिल्ली के हो और राजस्थान जाके बाल काट रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है, जाएगा भी कौन। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इनकी लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए है, अब ये चर्चा का विषय है 1.5 करोड़, इनकी लिमिट 1.5 करोड़ नहीं थी, इनकी लिमिट 50 लाख की रखी, 50 लाख की रखी। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब गुड्स के केस में या रेस्टोरेंट के केस में आपने लिमिट काफी ज्यादा दी है, और सर्विसेज, इन सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट ने लिमिट कम दी है। मार्जिन का खेल है ना बाबू, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर अपना 8-9-10% का मार्जिन लेके कमा ले, वही बहुत होता है। ये सर्विसेज में तो मैंने यहाँ पे 30% पे कैलकुलेट करा, 30 से ज्यादा भी होती है सर्विस, तो जहां मार्जिन ज्यादा है, उनकी कमाई ज्यादा है, तो सीधी सी बात है वहां पे लिमिट भी कम रखी जाएगी। ओके, सो दैट्स द सिनेरियो। आई रिपीट, हमने क्या समझा कि जो गुड्स हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, इनके जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं, विद इन द स्टेट इनका काम होना चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए की इनकी लिमिट है। लड़ाई झगड़ा करके बाकी लोग भी आ गए, उन्होंने बोला नहीं हम भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2A एक अलग सेक्शन ऐड करा, 50 लाख रुपए इनकी लिमिट कम रखी गई है बाकी सर्विसेज के लिए। ओके ओके, चलो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट पर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कहती है? A registered person whose aggregate turnover preceding financial year, पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर इस लिमिट से ऊपर नहीं गई थी, 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं गई थी, तो भैया तू हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो आपकी एक्सीड नहीं कर रही थी, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हो, ठीक है, फॉर्म भरो, ले लो, दैट्स इट। आगे, इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम, जो प्रोविजन बेसिकली बताते हैं सेक्शन 9 के अंदर, उसके हिसाब से। ओके, अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट पर आते हैं, जो मेन मुद्दा है। थ्रेशोल्ड लिमिट पे बता रखा है, कहां गया, ये रहा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं हमारे, जैसा कि अगर हम देखें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां देखिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, भाई 7 सिस्टर तो आपको मालूम ही है ना, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स में यहां पर अरुणाचल प्रदेश पे टिक लगा लो, और अरे भाई टिक लग, ये अगर टिक लगा लो, और कहां गया, ये ना, मैंने सिक्किम को ऐसे कर दिया, ठीक है।
7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें से सिर्फ आसाम नहीं है। हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आसाम का नाम नहीं है। आसाम बड़ा स्टेट है, चहल पहल वाला, चहल गर्मी वाला, उसकी 1.5 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। उन बाकी सभी की 7 जो बाकी 6 सिस्टर्स है उनकी 75 लाख की लिमिट है। हाँ, सिक्किम हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता, लेकिन सिक्किम भी बहुत छोटा स्टेट है हमारा, कम ट्रांजैक्शन वहां पर होती है, 75 लाख है। और उत्तराखंड भी इस लिस्ट में एडेड है, ठीक है, समझ आ गया। तो इनकी 75 लाख की लिमिट हो जाएगी, बाकी सभी की 1.5 करोड़ रुपए की है, बराबर। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर आर अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज विद सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेस्टोरेंट सर्विस 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये 5 लाख रुपए। सर ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए फटाफट से। इसको यहां से हटा देते हैं, एक एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए आपकी दुकान है दिल्ली में, आपकी दुकान है दिल्ली में, आपने अपना जीएसटी नंबर ले रखा है, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन हो अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। तो भैया दिल्ली में सामान बेचना है? हाँ जी सर, दिल्ली में सामान बेचना। अच्छा, क्या बेचते हो? सर हम फुटवेयर्स बेचते हैं, शूज वगैरह बेचते हैं, क्लोथ्स बेचते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख रहा था, हाँ क्लोथ्स, क्लोथ्स बोल लीजिए या शूज बोल लीजिए, ये सब हम बेचते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया, ओके। अच्छा, ये आप क्लोथ्स बेचते हो, शूज बेचते हो, कहाँ है दुकान आपकी? सर हमारी शॉप है लाजपत नगर में, आपने बोला। अच्छा ठीक है भाई, लाजपत नगर बढ़िया जगह, बराबर। कितनी कितनी सेल होती है? सर कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर है तो 90 लाख से ऑब्वियसली हमारी कम, 90 लाख की हमारी सेल है, 90 लाख पूरे साल की सेल है, हमने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है, ओके। ये सामान लाते कहां से हो, खरीदते कहां से हो? खरीद आदमी कहीं से सकता है। ये लाजपत नगर में जो आप शूज बेच रहे हो, इसको आप बाहर से भी कहीं से भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये अपना दिल्ली 6 से, पुरानी दिल्ली में बहुत सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैठे हैं, वहां से आप लाजपत नगर सामान लाते हो और आगे अपने कस्टमर को बेच देते हो, ओके। लाजपत नगर सामान लाते कैसे हो? सर हमारे अपने छोटे मोटे छोटा हाथी हैं, ठीक है, उनको हम टेम्पो वगैरह उनको बेचते हैं, वो हमारा सामान उठा के ले आते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारी दुकान गुप्ता शूज के नाम से फेमस है, बगल में शर्मा जी की भी दुकान है, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, प्यारे मित्र हैं। उन्हें पता चला कि हमारा जो छोटा टेम्पो है वो दिल्ली गया हुआ है। मैंने हाँ, मतलब दिल्ली 6 गया हुआ है, पुरानी दिल्ली गया हुआ है, हाँ जी गया हुआ है जी। और शर्मा जी ने हमसे बोल दिया कि यार मेरा भी कुछ सामान आना है वहां से, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करिए, आपके टेम्पो गए तो हुए हैं, मेरा कुछ सामान रख के ले आइएगा, यहां पर आ जाइएगा, मैं आपको सर्विस दे दूं, मैं आपको उसकी पेमेंट कर दूंगा। आपने बोला ठीक है, आपने सामान भरवाया, सामान भरवाया और दिल्ली 6 से लाजपत नगर लेकर आए। लाजपत नगर पे अपनी शॉप पे आपने अपना सामान उतार दिया, शर्मा जी की दुकान पे शर्मा जी का उतार दिया, और उन्होंने बोला जी कितना खर्चा हुआ? कि लाइए जी, हमने आपसे अपना जो वादा करा था मैं 5,000 रुपए आपको दे देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन के आपने ले लिए। जैसे ही 5,000 रुपए गिनते गिनते आप अपनी शॉप की तरफ आ रहे थे, आपकी शॉप पे खड़ा था मतलब पूरा टैक्स डिपार्टमेंट कि ये क्या किया तुमने? आपने कहा जी मैंने तो शर्मा जी की मदद करी, वो तो प्यारे मित्र है हमारे। कह रहे भाई शर्मा जी की मदद करो, वर्मा जी की मदद करो, कोई आप एनजीओ खोल लो, पूरी दुनिया की मदद करो, हमें उससे क्या मतलब। ये 90 लाख रुपए की जो गुड्स की लिमिट है वो आपने तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? हमने बोला था कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स के लिए मिलेगी, क्लियर, लेकिन आपने अभी अभी ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी है, बराबर है कि नहीं, मात्र 5,000 रुपए की। आपने अभी अभी शर्मा जी की बातों में आके उनको ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे दी, आपका कॉम्पोजिशन लेवी कैंसिल होता है और अब आपको नॉर्मल तरीके से टैक्स भरना पड़ेगा, नॉर्मल पैटर्न में। आप कहोगे यार शर्मा जी ने अच्छा फंसाया, मतलब एक छोटी सी मदद मैंने क्या कर दी, 5,000 रुपए की छोटी मोटी सर्विसेज, 90 लाख रुपए का मेरा पूरा टर्नओवर है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, और सरकार यहां पे आके कह रही है कि भाई आपकी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम कैंसिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ऐसे बिल्कुल ही हाथ बांध दोगे क्या है? अगर मान लीजिए को आपका एक छोटा सा फूड तो नहीं, मगर मैं मानूं कोई भी मतलब क्या कुछ भी शॉप है, मतलब आपकी कोई भी चीज है, और कोई आपसे कह दीजिए पानी पिला दो, आप कहीं से पानी लाके उसको दे दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्विस। तो क्या उस पर आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर दोगे? तो गवर्नमेंट को भी बात समझ आई, ये गड़बड़ है, गुप्ता जी गलत नहीं है, गुप्ता जी बात सही करें। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार चलो कर लो, गुड्स बेच रहे हो ना, सर्विस भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मना नहीं कर रहे हम आपको। बट द थिंग इज, इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा
कि वो जो आप सर्विसेज, जैसे बीच में शर्मा जी का सामान ले आए, कल को वर्मा जी बोल दें, फिर जैन साहब बोल दें, उनका सामान ले आए, कर लेना, 5-6 हजार रुपए अपने जो ऊपर से ले लेना। लेकिन ये जो टोटल है ना आपकी, ये 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर ऑफ द स्टेट बोला, याद रखिएगा, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर का हिसाब किताब हो रहा है, या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हाइयर। 5 लाख रुपए तक की सर्विस या 10% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट, इससे क्रॉस मत करना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? डन। अब एग्जांपल करते हैं। हाँ, और जो बाकी सर्विसेज थी 2A वाली, उसमें तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 50 लाख रुपए की हमारी लिमिट है। आइए आप लोगों को एक एग्जांपल करवा देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, दिल्ली में आप रजिस्टर्ड थे, ठीक है, आपने 40 लाख की यहां पर सेल करी थी, आपने, ये गुड्स है बेसिकली, ठीक है, इस गुड्स में ये पूरी सर्विसेज है, ये माफ कीजिएगा, ये पूरी सप्लाईज है इसमें, और अभी फिलहाल आप यहां पे गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, दिल्ली में गुड्स ही बेच रहे हो, हम गुड्स का एग्जांपल ही लेके चलेंगे, बराबर। 40 लाख रुपए है। इस 40 लाख रुपए में जो सर्विसेज हैं वो 3 लाख रुपए की हैं। क्या मिस्टर ए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? यस और नो बताइए। सर, पहले तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर देखी, स्टेट में वो कितनी है हमारी, 40 लाख रुपए, तो 1.5 लाख से कम है, कोई दिक्कत, 1.5 करोड़ से कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसका 4% निकालूं तो 4 लाख रुपए आ रहा है, 4% नहीं, माफ कीजिएगा, 10% निकालूं तो 4 लाख रुपए आ रहा है, तो उससे कम ही है, लिमिट में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको कॉम्पोजिशन स्कीम का मजा लेने दो। ओके, बराबर। अगर यही सर्विसेज 4,30,000 रुपए की हो जाती, 4,30,000 रुपए की हो जाती, तो क्या इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इनको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता? सर, पहले 10% निकाल लेते हैं, जैसे अभी निकाला था सर, 4 लाख, और एक नॉर्मल लिमिट कितनी है, 5 लाख। हायर नंबर क्या है, 5 लाख, उससे कम है, हां जी, उससे कम है तो बस खत्म, अभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो 10% है ना, 10% आपने निकालो, 5 लाख से भी कम है, बराबर। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर ये 60 लाख की होती, ये 60 लाख की होती, और सर्विसेज 5,80,000 रुपए की दे रहे हैं, कितना, 5,80,000 रुपए की दे रहे हैं, सर क्या अभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? 10% निकाल लीजिए, 6 लाख, 5 लाख की तो अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्रॉस कर गई, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हां, अगर ये 6-20 हो गई तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट इनको सर नहीं मिलेगा, बराबर। हां जी सर, ये क्लियर हो गया एग्जांपल। चलो इसको और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, ये दिल्ली और ये गुड्स, और यहां पर 40 लाख ले लेते हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं, अगला जीएसटी नंबर आ गया। ओके, यहां पर सेल थी 50 लाख रुपए की, टोटल टर्नओवर कितनी हो गई, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई सर, 90 लाख रुपए, कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट में, ठीक है, गुड्स ही बेच रहे हैं। यहां पर इन्होंने सर्विसेज दी, यहां पर इन्होंने सर्विसेज दी कितने की, 4,80,000 रुपए की, और यहां पे इन्होंने सर्विसेज दी, इसको 60 लाख कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 60 लाख कर लेते हैं, और यहां पे इन्होंने सर्विसेज दी 5,80,000 रुपए की, 5,80,000 रुपए की, बराबर, समझ आ गया। सर, क्या मिस्टर ए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? दोस्तों, अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकाल दूं तो 1 करोड़ रुपए हो रही है, और मैं टोटल सर्विसेज निकाल दूं, दोनों की टोटल सर्विसेज निकाल दूं, तो वो हमारी 10,60,000 रुपए हो रही है। क्लियर? 10% से क्रॉस कर रही है, 10% से क्रॉस कर रही है, कॉम्पोजिशन स्कीम कैंसिल हो जानी चाहिए, कॉम्पोजिशन स्कीम हमारी कैंसिल हो जानी चाहिए। लेकिन जब मैं दोस्तों यहां पर अपना एक प्रॉपर कंप्यूटेशन करूं, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, आजा भाई,
10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर वही बात, एग्रीगेट टर्नओवर और आपको मीनिंग जो है टर्नओवर ऑफ द स्टेट मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसमें 10% निकालूं तो सर 4 लाख आ रहा है और दूसरा नंबर है 5 लाख, तो 5 लाख हायर नंबर आ गया, विद इन द लिमिट है। और यहां पर अगर मैं 10% निकालूं तो 6 लाख रुपए आ रहा है, तो ऑब्वियसली 6 लाख ही आएगा, 5 लाख तो पीछे रह गया, ये विद इन द लिमिट है। सो 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट के मामले में भाई ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं मतलब क्या नाम है, ऑब्लिगेशन को फॉलो करा है, विद इन द लिमिट सेल करी है, सप्लाई करी है, भाई कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वो टर्नओवर ऑफ स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, समझ आ गई चीज। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में, इस वाले पार्ट में ये सर्विसेज हो जाती 6,20,000, तो सर बराबर यहां पर कैंसिल हो गया, और यहां कैंसिल हुआ तो यहां ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एक जगह से आपने लिमिट तोड़ी, एक स्टेट में आपका कॉम्पोजिशन लेवी का जो ऑब्लिगेशन है वो टूटा, तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह टूट जाएगा। दैट्स व्हाई टर्नओवर ऑफ स्टेट और टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग हमें प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए जब हम कॉम्पोजिशन लेवी की बात करते हैं। बराबर दोस्तों, क्लियर, डन। आइए वापस आते हैं नोट्स के ऊपर। ओके जी, ये हमने लिमिट वगैरह क्लियर होगी, लिमिट क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नॉन एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैंने बोला गुड्स आप बेच रहे हो, आपको कंपोजिशन स्कीम विद इन द लिमिट बेनिफिट मिल जाएगी, लेकिन कुछ गुड्स हैं बच्चे, वो लिस्ट सिंपल आपको याद रखनी है। आइसक्रीम है, पान मसाला है, टोबैको है, रेटेड वाटर है, अर्थिंग रूफ टाइल है, ये 7-8 एग्जांपल हैं। अगर आप ये चीजें बेच रहे हो तो भले ही आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो दायरे में ही है। ये आइसक्रीम बेच रहे हो, आप आइसक्रीम बेच रहे हो विद इन द स्टेट, दिल्ली में बेच रहे हो, बराबर, लेकिन तब भी आपको जो कॉम्पोजिशन लेवी है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल स्कीम में आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। दूसरा, हाँ ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बता दिया यहां पे कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। दूसरी चीज, जब भी हम यहां पर वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, हम जोड़ते हैं ना, सब सप्लाई मैंने आपको बता दिया जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें साफ साफ बोला गया है कि वो डिपॉजिट्स वगैरह, लोन वगैरह की जो सर्विसेज दी जाती हैं, किसी का फाइनेंस वगैरह का काम है, आप भी मतलब बैंकों में पैसा जमा करा रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसको टर्नओवर ऑफ द स्टेट में उस वैल्यू को नहीं जोड़ा जाएगा। टर्नओवर स्टेट में भी नहीं जोड़ा जाता, एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं जोड़ा जाता इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। बराबर, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेट क्या है? रेट्स की तो हमने बात ही नहीं करी, तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अदर ऑब्वियसली आइसक्रीम, पान मसाला वाले, इन सबको तो कॉम्पोजिशन लेवी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। जो बाकी जिनको मिल रहा है कॉम्पोजिशन लेवी का, और वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर है, उनका रेट 1% है, ट्रेडर्स का रेट 1% है, रेस्टोरेंट सर्विसेज का 5% है, और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट जो बाकी 50 लाख वाले थे उनका आपका क्या नाम बोलूं मैं, 6% है। ठीक है, तो 1% मतलब वही 0.5 प्लस 0.5 CGST, SGST या UTGST जो भी है, सेम इसका 2.5 हो गया, इसका 3 हो गया। बराबर, ये चीज क्लियर होगी। हाँ, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर के केस में और ट्रेडर के केस में, मैन्युफैक्चरर इज 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। टर्नओवर ऑफ द स्टेट वो तो आप जान ही चुके हो, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि जिस स्टेट में बेचेगा वहीं का अपना टैक्स जमा करा देगा। तो दिल्ली वाला जो भी होगा 1% निकालेगा अपनी टर्नओवर का और जमा करा देगा, बराबर। राजस्थान वाला राजस्थान में, MP वाला MP में। ट्रेडर के केस में भी 1% है, लेकिन क्या है, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, ओनली टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब मैन्युफैक्चरर, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर अगर मान लीजिए दिल्ली में टैक्सेबल सप्लाईज करता है 30 लाख रुपए की और एग्जेम्प्ट करता है 40 लाख रुपए की, तो उसको पूरे 70 लाख का 1%, 70,000 रुपए GST के रूप में देना है। लेकिन ये किसके बताया मैंने? मैन्युफैक्चरर के केस में बताया। लेकिन अगर दिल्ली में ही यही ट्रेडर, मान लीजिए ट्रेडर, ये ट्रेडर है, वो टैक्सेबल सप्लाई करता है 30 लाख रुपए की और एग्जेम्प्टेड करता है 40 लाख की, तो उसको सिर्फ 30 लाख का 1% यानी कि 30,000 रुपए जो है वो टैक्स देना है। तो दोनों पे, मैन्युफैक्चरर में और ट्रेडर में, ये जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से जान लीजिएगा।
है सिंपल, लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ, लेकिन कभी कभार हम ये वर्ड जो है मिस कर देते हैं। बराबर समझ आ गया। और सर्विसेज वाले जो हैं, जो 50 लाख वाले हैं, वो 6% की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और कराना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। दिल्ली वाले हमारे भैया, इनकी एग्रीगेट टर्नओवर, दिल्ली में ही है तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द स्टेट सेम ही है, 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए। क्या इनको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है? हाँ जी सर मिल सकती है। अभी तक की नॉलेज के हिसाब से दिल्ली 1.5 करोड़ की लिमिट है, उससे तो बहुत कम है, इनको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, ये गुड्स क्या है? ये गुड्स के अंदर आ रहे हैं, ये गुड्स बेचते हैं। जो इनका जीएसटी नंबर है उसमें जो हार्मोनाइज नंबर है आपका बेसिकली स्पेशल नंबर का, वो गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है। इन्होंने इस साल 4 लाख रुपए की इस 45 लाख में सर्विसेज प्रोवाइड करा दी, सर्विसेज प्रोवाइड करा दी। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% पर ही देंगे, 1% आपका रेट इस पे लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर, क्योंकि मैं इसका 10% अगर निकालूं तो 4.5 लाख रुपए आ रहा है, उससे कम है, और 5 लाख तो भी और ऊपर नंबर है। अगर ये 5 लाख की सर्विसेज देने लग जाए इस 45 लाख में, सर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10% निकाला, 4.5 लाख आ रहा था ऊपर वाले केस में, लेकिन लिमिट 5 लाख का भी तो नंबर है ना, तो 5 लाख के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 1%। लेकिन मान लीजिए ये 5.5 लाख हो गया, तो गुड्स वालों को जो लिमिट बताई गई थी वो इन्होंने क्रॉस कर दी, क्योंकि 4.5 लाख का 45 लाख का 10% 4.5 लाख रुपए, और 5 लाख अपर नंबर भी आ रहा है, लेकिन ये भाई तो उससे भी ऊपर ले गया, ये भाई तो उससे भी ऊपर ले गया। अब 1% मतलब कॉम्पोजिशन लेवी इनकी कैंसिल हो गई, 1% वाली। इनके पास अब ये बेनिफिट है, दो ऑप्शन है इनके पास, या तो नॉर्मल स्कीम में चला जा भैया जिस तरीके से होता है, या फिर क्योंकि तेरी 50 लाख रुपए की लिमिट अभी क्रॉस नहीं हुई है, तो भाई तू अपना रजिस्ट्रेशन 2A सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाला जो है उसी के हिसाब से 50 लाख की लिमिट स्वीकार कर, और अब 6% पर अपना अपना टैक्स दे दे प्रिजम्पटिव बेसिस पर। इसमें जो कंपोजिशन का रूल है बेसिकली 6% पर। कहने का मतलब जो गुड्स वाले हैं 1.5 करोड़ वाले या 75 लाख वाले, जो भी लिमिट है, ठीक है, उनको तो 10% सर्विसेज का बेनिफिट दिया है अप टू द 10%, लेकिन जो सर्विसेज वाले हैं वो अपना कॉम्बिनेशन कैसा भी बना सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना मर्जी चाहे गुड्स सप्लाई कर लो, जितनी मर्जी चाहे सर्विसेज दे दो, बशर्त कि उनकी जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ से घटकर 50 लाख रुपए रह जाएगी। बराबर दोस्तों, समझ आ गई बात? हाँ जी सर, ये चीज क्लियर है, डन है, ये एग्जांपल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बाकी आगे पढ़ते हैं। मेन जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट आपने सब कवर कर ली हैं। द कंपोजिशन स्कीम मेन मैंने आपका बता भी दिया। हाँ, अगर कोई कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा सामान खरीदता है और उस खरीदारी पर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, आरसीएम के तहत टैक्स भरना पड़े, तो वो नॉर्मल रेट से भरेगा जो कायदे में लगता है। ये नहीं कि इस पर भी कॉम्पोजिशन का रेट लगेगा, नहीं, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक अलग मुद्दा है। तो अगर तुम्हारी खरीद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आ रही है, वो भी एक अलग चैप्टर है, उसका वन शॉट आएगा, चिंता मत कीजिएगा, तो आपको नॉर्मल रेट से ही टैक्स देना होगा जो उसका लगेगा, उस पर कॉम्पोजिशन लेवी वाले रेट नहीं लगेंगे। बराबर, ठीक है। और इन सब की जो सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई, वो एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ती भी नहीं है, जो जुड़ता है वो मैंने आपको पहले लिखा दिया। बराबर। अगली मेन चीज जो हमारे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 वाले हैं बेसिकली, और सेक्शन 1 वाले भी है, गुड्स वाले भी, गुड्स और अपना रेस्टोरेंट वाले, उनको मना करा गया है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते, मतलब वो लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आप उन गुड्स को नहीं बेचेंगे जो बेसिकली आपके नॉन टैक्सेबल हैं, आप इंटरस्टेट सप्लाई में नहीं होंगे, आप मैन्युफैक्चरर्ड जो हैं आपके नोटिफाइड गुड्स, ऊपर लिखा है ना आइसक्रीम वगैरह जो लिस्ट बनवाई है 6 गुड्स की, वो नोटिफाइड गुड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वेबसाइट वगैरह के थ्रू, अमेजन वगैरह, इन सब के थ्रू अपना गुड्स नहीं बेचेंगे। और आपका जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ये उनके लिए ये स्कीम नहीं है, ठीक है। ओके जी, ये छोटे मोटे वर्ड तो आप जैसे जैसे जीएसटी में आगे बढ़ेंगे आपको मिलते रहेंगे, तो ये सब आपको बता दिया। डन, ओके जी। ईसीओ वाले सारे पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा जी,
रिस्ट्रिक्शन, और ये सेम रिस्ट्रिक्शन, ये अब हम आ गए किसके, वो 2A वाले, ये 2A वाले हमारे जो सर्विसेज वाले हैं उनके लिए भी लगभग सेम पॉइंट है। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। कोई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं बेच रहे हो, ये मान के चला जा रहा है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से नहीं बेच रहे हो, इसमें फिर वो आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आ गए। मतलब कहने का मतलब जो पॉइंट ऊपर थे वही नीचे आ गए, दोनों के लिए सेम पॉइंट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये एग्रीगेट टर्नओवर आ गई, और उसमें क्या क्या जोड़ते हैं इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपका। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, और अगर आप अपनी ही ब्रांच को ट्रांसफर करते हो, भले ही वो इंटरस्टेट हो, वो भी इसमें जोड़ ली जाती है। ओके, और इसमें एक पॉइंट है, कहां गया, हाँ ये वाला सेम, जैसे आपकी जो ये वाला पॉइंट है प्रोवाइडिंग डिपॉजिट्स वगैरह जो थे इंटरेस्ट वगैरह के लिए, ये क्योंकि टर्नओवर ऑफ स्टेट में भी नहीं जुड़ते, ये एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं जुड़ेंगे, बराबर। हाँ जी सर, इट्स वेरी इजी। और ये सेक्शन 10 के 1 और 2 हमने कवर कर लिए, इतना ही है, इससे अलावा और कुछ तो आपको दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे एक एक लाइन के वर्ड हैं। सब सेक्शन 3, 4 और 5, लैप्स ऑफ द ऑप्शन, ऑब्वियसली जिस दिन आपने अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर दी, जैसे 1.5 करोड़ एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा की टर्नओवर हो गई आपकी, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते, ठीक है। पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ऑब्वियसली जी कॉम्पोजिशन स्कीम में हम 1%, 5%, 6% टैक्स जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जो भी हमारा टर्नओवर ऑफ स्टेट है उसका स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1%, 5% आप जनता से भी कवर कर रहे हो, जनता से भी कवर कर रहे हो, वो चीज अलाउड नहीं है। ओके, डन। और यस, और अगर आपको पता चला कि सरकार को कि आप कुछ गलत कर रहे हो, जानबूझ के कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठा रहे हो, तो भैया डंडे भी बहुत पड़ते हैं। ओके, डन। बाकी ये सिंपल सिंपल से रूल हैं। इंटीमेशन, भाई जैसे भी आप अपना पता चले कि भाई आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना है, रिस्पेक्टिव फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो आपको भरने होते हैं। यहां पर एक ये आईटीसी वाला पॉइंट है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पर आप ना करके, ये वाला पॉइंट जब आईटीसी वाला चैप्टर आएगा तब उसको कर लीजिएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम का मीनिंग मालूम है और फिर हम आईटीसी में ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। ओके, इफेक्टिव डेट कौन सी होती है कॉम्पोजिशन स्कीम की, समझिएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम एक बेनिफिट है, एक टैक्स पेयर के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है। तो अगर आपको पता है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के दायरे के अंदर आते हो, राइट, और जिस दिन से आप कॉम्पोजिशन स्कीम के दायरे में आ रहे हो, आपने 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज अपनी एप्लीकेशन जमा कर दी कि सरकार प्लीज हमें क्या नाम है जी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट दे दीजिए। सरकार कहती है आपने समय सीमा के रहते हुए नियमों का पालन करा है, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट देंगे। और कब से देंगे, जिस दिन हम आपको लाइसेंस देंगे, मैं लाइसेंस कह रहा हूं, जीएसटी नंबर देंगे, उस दिन से नहीं, जिस दिन से आप लायबल थे, जिस दिन से आप लायबल थे उसी दिन से आपका कॉम्पोजिशन स्कीम लागू हो जाएगी। लेकिन अगर आप आलसी हैं और आपने लेट जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करा, तो सरकार कहती है, डिपार्टमेंट कहता है नहीं भाई, फिर आपकी क्या सुननी, जिस डेट पर हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, जब आएगा बस तभी से कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, ये कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, रिवर्स चार्ज वगैरह, मिलते जुलते पॉइंट्स जो हमने पहले आपके पढ़े, ठीक है। और इन सबको आप जस्ट रीड करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा हुआ है, इसको चाहे तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिस्टर रितेश ऑफ असम, असम वर्ड आ गया, ठीक है, अभी डिस्कस करा था हमने सर, 1.5 करोड़ की लिमिट रहेगी। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये डेटा है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आउट ऑफ विच 10 लाख वाज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई 30 लाख, इसमें से आपका लोन एंड एडवांस है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप सॉल्यूशन देखें तो यहां पर मैंने उन भाई साहब की आउटवर्ड सप्लाई सारी जोड़ दी, क्लियर। सप्लाईज जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसमें से डिपॉजिट वाला हटा दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को नहीं जोड़ा जाता, एक्सपोर्ट जोड़े जाते हैं, टोटल आ गई 122, ठीक है। अब यहां पर इस केस में अगर हम देखें तो अभी 1.5 करोड़ रुपए से लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, 1.5 करोड़ रुपए से लिमिट इनकी क्रॉस नहीं हुई है अगर मैं टर्नओवर देखूं। बट यहां पर ये खतरनाक बढ़ा गया सर, ये इंटर स्टेट सप्लाईज आ गई,
तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट सप्लाई आ गई तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। टर्नओवर हमने निकाल दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस वर्ड की वजह से इनको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ओके दोस्तों, सो दैट्स द सिनेरियो। पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने देखा, जो चीजें मैंने आपको समझाई है, जस्ट अगर वो आपके समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस इसके बाद एक बारी सारे के सारे पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई क्वेरी है, डाउट है, या उसकी वीडियो आप पहले चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं पॉसिबल हुआ तो उस कंटेंट को पहले रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।